सो हेलो एवरीवन। आगे कंटिन्यू करते हैं लोग अपनी मौर्यन एम्पायर की डिस्कशन को और बात करते हैं अदर मेजर लिटरेरी सोर्सेज फॉर द पीरियड। तो कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे सामने। अब ये लिटरेरी सोर्सेज याद रखना सारे के सारे। जैसे याद है श्रेया मैंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है ठकुराइन जैनिज्म बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में उनके कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में। ऐसे ही मौर्यन एम्पायर में ये सारे जो सोर्सेज आपके सामने इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया परिशिष्ट परवाण। ठीक है, परिशिष्ट परवाण ये क्या बताता है हमें? चंद्रगुप्त मौर्य का कनेक्शन जैनिज्म धर्म के साथ। और इसी के अंदर कौन सी बात हुई होगी? चंद्रगुप्त मौर्य इसका कनेक्शन चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु, जैनिज्म और अल्टीमेटली सर लिखना शॉर्ट में समझ गए ना। ठीक है, और एक और बात अब तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तो जानते ही हैं जो कि दूसरे नहीं जानते हैं। जैनिज्म की कौन सी डिवीजन? श्वेतंबर के दिगंबर। वेरी गुड, यानी कि स्काई क्लैड के वाइट क्लैड। उसके बाद विशाख दत्त की मुद्र राक्षस फ्रॉम 5th सेंचुरी। अब श्रेया ये चीज़ है ना याद करनी पड़ेगी, आप अपने मन से नहीं सोच सकते अच्छा राक्षसों की कहानी होगी यहाँ पर कोई। ठीक है या फिर कोई मतलब ऐसी माइथिकल स्टोरीज होगी। ये सब चीज़ें, ये सब लॉजिक ना बहुत लगाए हैं मैंने, ये कोई वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, फालतू की बातें होती हैं ये अपने आप को कुएं में धकेलने वाली बात है कि बंदा प्रिपेयर है नहीं अच्छे से और फिर कुछ भी बगलोली कर रहा है पेपर के टाइम पे। ठीक है, ऐसे हमेशा तुक्के सब गलत होते हैं क्योंकि वहाँ ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं। तो विशाख दत्त मुद्र राक्षस फ्रॉम 5th सेंचुरी, इट इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा डिस्क्राइबिंग द क्लेवर मगनाइजेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्तास एनिमी। ठीक है, और इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि कौन कौन से क्लेवर टैक्टिक्स के थ्रू जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी दुश्मन थे, अब दुश्मन हम ऐसा कह सकते हैं कि बाकी 15 महाजनपद वगैरह या आसपास की टेरिटरीज या कोई फॉरेन इन्वेजन उससे बचाया होगा, है ना। तो यहाँ पर चाणक्य जो है वो कहता है साम दाम दंड भेद। अक्सर हम बोलते हैं ना ऐसा कि कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ लेकिन ये काम होना चाहिए। तो ऐसे ही चाणक्य ये नीति देता है साम दाम दंड भेद की, ये हम पढ़ेंगे अभी। और जो अर्थशास्त्र की जितनी भी बातें हैं श्रेया, जितनी भी, वो हिस्ट्री से ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर के कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर आप ऐसा मान लो कौटिल्यस अर्थशास्त्र सिर्फ श्रेया गिवन है हमें 30% के आसपास। इसकी जितनी नॉलेज है और जो रेस्ट ऑफ द 70% है, या फिर आप कौटिल्यस अर्थशास्त्र को ओवरऑल अगर देखो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में यहाँ पर तो 30% ही गिवन है। ये जो साम दाम दंड भेद, दंड नीति, जो फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ जो है सबसे प्रोमिनेंट हमारी पूरी प्रिपरेशन में अर्थशास्त्र काम आने वाली है हमारे PSI ऑप्शनल। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, डायरेक्ट और रिपीटेड वे में आते हैं हर साल। उसके बाद डांडेन की ये जो पिंक कलर में दे रखे हैं आपको, ये ना ऑथर्स हैं।
ठीक है, ब्लैक कलर में उनकी जो इटैलिक्स में दे रखी हैं वो किताबें हैं। दश कुमार चरित, डांडेन के द्वारा लिखी गई दश कुमार चरिता या चरित। फिर बाण भट्ट की कदम्बरी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रगुप्त की जिंदगी के बारे में हमें ये जो तीनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, तीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनसे भी पता लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि देयर आर ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तीन ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में भी कमेंट करते हैं, नेमली महावंसा, मिलिंदपानो एंड महाभाष्य। याद रखना, दीपावंसा खुद से मत ला देना, महावंसा की बात हो रही है। श्रीलंकन बुद्धिज्म टेक्स्ट, राइट, दीपावंसा महावंसा बोथ, हाँ के ना? तो महावंसा, मिलिंदपानो और महाभाष्य, ठीक है। और तीनों कैसे हैं? महावंसा एम, मिलिंदपानो एम, महाभाष्य एम। बस आप ऐसे याद करके रख सकते हो। ये तो बुद्धिस्ट ट्रिनिटी, ये तो सॉरी आपको ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोल रहे हैं ना, आप ट्रिनिटी ऑफ एम भी बोल सकते हो, आपने मतलब खुद को याद रखवाने के लिए। उसके बाद तो ये दीप, अगर महावंसा यहाँ पर है जो कि चंद्रगुप्त की जिंदगी के बारे में हमें बताता है, तो फिर दीपावंसा क्या करता है? तो देखो, अगेन देयर आर ट्रिनिटी ऑफ टेक्स्ट। ट्रिनिटी मतलब समझ रहे हो, तीन चीजों का संगम। दीपावंसा, अशोकवदान एंड दिव्यवदान। दीपावंसा, अशोकवदान और दिव्यवदान, these three texts as well as the Mahavamsa give us an account of अशोका। ये चीज याद रखना कि अशोका के बारे में झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है। एक दीपावंसा, अशोकवदान, दिव्यवदान प्लस महावंसा। महावंसा में यानी कि ज्यादातर टिप्पणी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलेगी। ऐसा मत समझना कि महावंसा टेक्स्ट ही इनके बारे में था, मतलब ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, एक झलक की बात हो रही है यहाँ पर। महावंसा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में झलक देखने को मिलेगी ज्यादा, थोड़ी सी अशोक के बारे में भी, अशोक के बारे में लेकिन ज्यादा झलक देखने को मिलेगी हमें साउथ इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था, नॉट महावंसा बट दीपावंसा, फिर अशोकवदान और दिव्यवदान, ठीक है। उसके बाद अभी कोई पर्सन नहीं है, ये एक अकाउंट का नाम है, वंशत पकासनी। इट इज अ 10th century commentary on the legend of चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसके टाइम पर जिंदा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? कैसी बातें कर रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही जिंदा थे ना चाणक्य? बच्चे थे ना यार वो, बिंदुसार। गाइड करने के लिए मैं उसमें वो बोल रहा, हाँ कंटेम्प्रेरी कह सकते हो, ठीक है। ये सीरियल आया था एक बारी कलर्स पर, वो हाँ वो दिखाता है कि अशोका के टाइम तक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा हूं मैं, अशोका के टाइम तक था चाणक्य। और वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में, मतलब श्रेया उनको तो सालों साल घसीटना होता है, बालिका वधू की तरह के। एक सीन है वो 7 दिन तक चले जा रहा है ना, वहीं अटका पड़ा है वो, वहीं उसी घर के अंदर उसी वरांडे में वो सीन। तो इतनी बातें तो शायद से चाणक्य खुद ने अपने आप से नहीं बोली होंगी, जितना 1-2 साल 4 साल के अंदर वो सीरियल बोल गया। लेकिन चाणक्य की बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, हर एक एज और ज़माने के लिए वो वैलिड है। उसके बाद मामूल अनार मतलब ये अगेन एक पर्सन, मामूल अनार्स रेफरेंस टू साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द मौर्यास, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू दिस तमिल पोएट ऑफ संगम पीरियड, यानी कि मामूल अनार कौन था? संगम
पीरियड जो संगम पीरियड जो चल रहा था उससे कनेक्टेड एक कवि था. इसने बताया हमें मौर्याज हैड एन अलायंस विद सर्दर्न पावर लोकेटेड इन नॉर्थ कर्नाटका कॉल्ड द कोशार. एंड मौर्याज जो थे दे कॉन्टिन्यूसली इंटरफियर्ड इन द अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ द साउथ. यानी कि अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता अशोक का कलिंग युद्ध के बाद, वो धम्म की पॉलिसी को नहीं अपनाता, तो अगर इंटरफेरेंस दिखाता था तो या तो चोला चेरा पांड्यास को हरा सकता था, शिकस्त उनको परास्त कर देता, या फिर उनको अपनी छत्र छाया के अंदर ले लेता. एग्जिस्टेंस तो सुनिश्चित करवा देता उनकी, लेकिन उसको भी मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत संभाल लेता, है ना, चोला चेरा पांड्यास की टेरिटरीज को. लेकिन नहीं कर सका ना ऐसा, बिकॉज ऑफ इस पॉलिसी ऑफ धम्म. तो दीज टेक्स्ट हेल्प अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास. तो अमंग टेक्सुअल सोर्सेस जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की इंडिका, दे होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस. अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बात करते हैं. अर्थशास्त्र जो है सबसे सोफिस्टिकेटेड और डिटेल्ड वर्क हमें देखने को मिलता ही है आज तक जो हिंदुस्तान की धरती पर कभी प्रोड्यूस करा गया हो. इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स कि इतने सारे टॉपिक के बारे में कोई पर्सन बात कर सकता है, और ज़मीन से सड़क से उठाए हुए किसी पर्सन को इतना केपेबल बना सकता है कोई और पर्सन. तो चाणक्य को आप क्या कहोगे, अच्छा चाणक्य खुद क्यों नहीं लड़ लेता है किसी से जहाँ पर उसकी बेइज्जती होती है, या फिर अगर उसको किसी पर गुस्सा आता है खुद क्यों नहीं तलवार उठा लेता है? नहीं वो चलो ठीक है. बात ये देखो श्रेया, दो तरह के लोग होते हैं. एक होता है वॉरियर जो कि बल से लड़ता है, एक अपनी बुद्धि से लड़ता है. जो बुद्धि से लड़ता है ना वॉरियर, कल को अगर राजा भी है, जो बल से लड़ रहा है वो अगर कल को राजा बन भी गया, लेकिन हमेशा वो उसी के कंट्रोल में रहेगा जो हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है. और इसलिए कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, ही इज रिगार्डेड एज किंग मेकर. राइट. बल से तो अर्जुन भी लड़ रहा था महाभारत में श्रेया. गाइड करने वाले श्री कृष्ण नहीं होते तो कैसे जीत जाता महाभारत का युद्ध? स्ट्रेटजी और रास्ता तो श्री कृष्ण ने ही बताया ना. वो तो युद्ध इनिशिएट करने को भी तैयार नहीं था, पहली हार मान गया था वो तो. इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिटेल्ड ट्रेटाइज टू हैव एवर बीन प्रोड्यूस इन इंडिया. जो टाइटल है अर्थशास्त्र, इट इज अ संस्कृत वर्ड, लिटरली इट मीन्स द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. ये इसका मतलब है. लेकिन इसको हम ऐसा नहीं मानते हैं कि कौटिल्य ने भौतिक वस्तुओं को कलेक्ट कर 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 आप खुश हो जाओ, ऐसा जीवन, ऐसे जीवन की आप कल्पना करो, इसके ऊपर फोकस करा है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. इसको एक्सेप्ट कैसे करा जाता है, मतलब इसका रियल मीनिंग माना क्या जाता है? इट इज एक्सेप्टेड एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट. यानी कि आपने अगर किसी भी रीजन पर अगर कब्जा करा है, वो आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि वो आपकी एक्सपेंडेड टेरिटरी कंसोलिडेटेड भी रहे? आपका रूल कैसे बिल्कुल ही एक अलग तरीके से हो कि आपकी बनाई गई टेरिटरीज आपके हाथ से ना जाएं? आपको कैसे अपनी प्रजा को खुश रखना है? जिन स्टेट्स के साथ आप समझौता कर सकते हो, समझौता कब करना है? जिनसे आप जीत नहीं सकते बल का प्रयोग करके, तो उनको छल से कैसे परास्त करना है? ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी टैक्टिक्स, ट्रिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है.
तो इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थ दैट इज मटेरियल वेलबींग इज सुपीरियर देन बोथ धर्म एंड काम। देख रहे हो, मटेरियल वेलबींग, अर्थशास्त्र की बुक कहती है कि मटेरियल वेलबींग ज्यादा सुपीरियर है देन बोथ धर्म, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड काम, सेंसुअल प्लेजर। लेकिन वो अलग बात है कि कौटिल्य ने कभी कृष्ण शब्दों में ऐसा कुछ एम्फोसाइज नहीं करा, ठीक है, कि आप मतलब चीजें जोड़ते रहो। मतलब यहाँ पर मटेरियल वेलबींग का मतलब उस जमाने में सिर्फ एक चीज से था, क्या? टेरिटोरियल एक्सपेंशन। आई रिपीट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जब टेरिटरीज को एक्सपेंड कर लोगे तो ऑब्वियस ही बात है सारी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएंगी आपके पास, है ना। तो अर्थशास्त्र, इट समराइजेस द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य's चीफ मिनिस्टर कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य, और विष्णुगुप्त, जिसको हम कंपेयर करते हैं इटली के एक रेनेसा राइटर के साथ, निकोलो मैकियावेली, द ऑथर ऑफ द प्रिंस। एंड श्रेया, द प्रिंस की किताब क्या? मैकियावेली कौन? मैकियावेली कौटिल्य में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये टोटल टॉपिक, ये टोटल का टोटल टॉपिक हमारा जो पेपर 1 सेक्शन 1 है PSIR के अंदर, इसको हम कवर करेंगे अक्टूबर में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे धीरे धीरे करके कवर करते चलेंगे ना, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ इटालियन राइटर्स लाइक निकोलो मैकियावेली। एंड जिनका PSIR ऑप्शनल होता है उनसे पूछा जाता है श्रेया कि प्रिंस कौन था निकोलो मैकियावेली की कहानी में, द प्रिंस में, ठीक है। ये जो किताब थी इसके बारे में एक चीज़ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है बन करके नीचे। तो अर्थशास्त्र जो है वो एक वॉल्यूम है, मतलब, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स, अधिकरण कहा जाता है इनको, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 5 डील्स विद तंत्र, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट 8 डील्स विद, अब आप, इंटरस्टेट रिलेशंस। तो 8 + 5 कितनी हो गई? 13, 2 रह गई, 14 और 15। द फाइनल 2 बुक्स डील्स विद अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि समझ गए, मैं अभी तक जो आपसे बोल रहा हूं, एक्सपेंशन के साथ साथ कंसोलिडेशन बहुत जरूरी। बाकी जो 8 बुक्स हैं, आसपास के राज्यों के साथ कैसे रिलेशन बनाने, कैसे संबंध बनाने, वो। एंड अदर 2 बुक्स डील्स विद मिसलेनियस टॉपिक्स, अपने आप पे क्या संयम रखना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें, प्रजा को कैसे खुश रखना है। ये किताब खोई रही काफी सेंचुरीज तक, until a copy of it written on palm leaves was rediscovered in India in 1905 CE by R. Shama Shastri, and this edition is dated to approximately 250 CE, many centuries after the time of Kautilya. But it is generally accepted that कि जो मेन आइडियाज हैं इस बुक के अंदर वो कौटिल्य के खुद के ही हैं, किसी ने वैल्यूडेशन नहीं कर रखी है बाद में उसमें। और ये जो किताब है, इट कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि रूलर्स के लिए रेलिवेंट हैं, जो कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस सिस्टम अपना चलाना चाहते हैं। लाइक इस बुक के अंदर बात करी गई है, चाणक्य ने जो बात करी, डिप्लोमेसी और युद्ध के बारे में, इंक्लूडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स। तो दे आर द 2 पॉइंट्स ट्रीटेड इन मोस्ट डिटेल, बट द वर्क ऑल्सो इंक्लूड्स रिकमेंडेशंस ऑन लॉ, प्रिजन, टैक्सेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फोर्टिफिकेशन, कॉइनेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पाइस। ये स्पाइसेस नहीं है, मसाले नहीं है, स्पाइस, गुप्तचर स्पाइस, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, कल को प्रीलिम्स के अंदर कोई से भी टॉपिक साइंस लिया के अर्थशास्त्र इनमें से किसके बारे में डील करता है, जस्ट मार्क द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इसके भी बियॉन्ड टॉपिक्स हैं। आई रिपीट, कल को कोई सा भी क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र इनमें से कौन से टॉपिक्स के ऊपर डील करता है, 4 ऑप्शन है उसके, वो पेयर पूछे, कुछ भी पूछे, जस्ट मार्क ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि जितने टॉपिक यूपीएससी आपको देगा ना ऑप्शन के अंदर, वो सारे सही होंगे। ट्रस्ट करके उसको मार्क कर देना ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।
हाँ थोड़ा सा बस सेंसेस में, ये नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इन्होंने तो बोला था ऑल ऑफ दी अबव। अब हाँ दे रखा है कि फ्रॉड के साथ डील होता था क्या, कि फ्रॉड करना चाहिए और वो करना चाहिए, तो वो देख लेना ठीक है, कि राजा को हमेशा सोते रहना चाहिए, वो थोड़ा मतलब दिमाग लगाना थोड़ा सा अपना वहाँ पर, एक बार के लिए देख लेना ठीक है। अब मैंने बोला ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे भाई, उन्होंने ही बोला था। तो आइडियाज एक्सप्रेस बाय कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र दे आर कंप्लीटली प्रैक्टिकल एंड अनसेंटिमेंटल। हवाओं में बातें नहीं, हवाइयाँ बातें नहीं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, और फिर प्रैक्टिकल होने के साथ जो डिज़ायरेबल है, जिनकी इच्छा है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जिनको पाया जा सकता है। कौटिल्य बिल्कुल खुले तरीके से लिखता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में, सच एस कि अगर ज़रूरत पड़े तो मर्डर भी करवाओ, सच एस असैसिनेशंस, कब फैमिली मेंबर्स को मारना चाहिए, हाउ टू मैनेज सीक्रेट एजेंट्स, व्हेन इट इज़ यूजफुल टू वॉलेट ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, एंड व्हेन टू स्पाई ऑन मिनिस्टर्स। अब ये जो एक एक टॉपिक जो बोलकर चला गया ना श्रेया, ये तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बोल के चला गया, इन्हीं के ऊपर हम एक एक पेज पढ़ेंगे PSIR में, और इसी से जाकर आपकी पोस्ट बनती है इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर की। ये ना होता तो IFS की पोस्ट नहीं होती, और उसको हमें हर जगह पर रिलेट करना है, हर जगह जो करंट अफेयर में IR का जो सेक्शन आएगा ना, आपको हमेशा रिलेट करना है इसमें। और इंटरेस्टिंग इतना कि पेपर 1 सेक्शन 1 में इसके बारे में बात होगी, सेक्शन 2 में बात होगी, वैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बात होती है इसके बारे में, और उसको आपको रिलेट करना है आज के समय में जो सी राजा मोहन या फिर इंडिया चाइना के ऊपर जो आर्टिकल्स होते हैं। तो कौटिल्य का पॉलिटिकल थॉट हमें इंडिया चाइना रिलेशन में, इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशन में, इंडिया G20 रिलेशंस में ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करी है इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने। तो हाउएवर ही ऑल्सो राइट्स अबाउट द मॉरल ड्यूटी ऑफ द किंग, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैं बोलता था ना कि जैसे ये बोल रहा है कि हाउ टू मैनेज सीक्रेट एजेंट, जैसे आपने रख रखे हैं कि वही बागी ना हो जाए, उनके ऊपर भी नजर रखो, तो पता है गुप्तचर के पीछे गुप्तचर लगवाता था ये, स्पाइस के ऊपर स्पाइस, रॉ के एजेंट के पीछे एक दूसरा रॉ एजेंट। ठीक है, तो ही ऑल्सो राइट्स अबाउट द मॉरल ड्यूटी ऑफ द किंग एंड स्ट्रेसेस ऑन पैटर्नल डिस्पोटिज्म एज ही समराइजेस द ड्यूटी ऑफ अ रूलर सेइंग। अब ये क्या होता है, ये मतलब इसी की लाइन में ये बना है। पैटर्नल डिस्पोटिज्म का मतलब ये होता है कि अगर देखो प्रजा खुश है ना, तो वो राजा की खुशी होनी चाहिए, प्रजा का वेलफेयर राजा का वेलफेयर है, इसका खुद का प्लेजर इज नॉट गुड बट द प्लेजर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इज गुड। यानी कि पहले किसको रखो, सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मैंने आपको अक्सर एक चीज बोली है ना, बंद कमरे में बैठकर अगर आप खुश हो रहे हो मैं राजा, तो आप रूल किस पे कर रहे हो, किसी पे भी नहीं। आपको क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए है ना। चाणक्य का ये कहना था, आसपास की कंट्रीज, आसपास की टेरिटरीज, दुश्मन कोई भी रूठ जाए उनको रूठने दो, अपनी प्रजा को मत रूठने देना, क्योंकि प्रजा अगर बागी हो गई तो तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी, बाकी सब लोग बागी हो गए तो उनको हराने के लिए तो तुम्हारे पास 100 तरीके आ जाएंगे। प्रजा ही ना खुश है तो तुम्हारा टिकना असंभव है। और बताओ, इसकी कही हुई बातें ठीक नहीं है? जब भी कोई CM MP या MLA ऐसी ज़्यादा हावी हो जाते हो, जनता नाखुश हो जाती है, वो कितने भी वर्चस्ववादी हो, कुछ भी हो, इलेक्शन तो हारना सुनिश्चित है फिर उनके लिए। जनता को टाइम नहीं लगता पटकने में। उसके बाद हम बात करते हैं मेगास्थनी की, इंडिका के बारे में। मेगास्थनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। ही वॉज सेंट बाय सेल्यूलस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हमने NCERT में पढ़ा था कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बगल में रहता था और कितनी ज्यादा तारीफ करके गया था। ये हमें बताता है श्रेया, NCERT जो 6th क्लास की है हमारी, जो हमें बताती है। अच्छा, सेल्यूलस निकेटर कौन था ठकुराइन?
वो किसका साथी था? वेरी गुड, लिंक है ना सर का सारा टकराइन इसमें? अच्छा, ये नहीं पता मुझे। किसकी बेटी थी? मेगस्थनीज की कि सेल्यूस निकेटर की? चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी उससे? अच्छा, तो सेल्यूलस निकेटर। अच्छा, तभी जाके इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, तभी इनकी इन्वेजन ज्यादा होती नहीं है वहां से, है ना? तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था श्रेया, एनसीईआरटी में चीज़ गिवन है ठकुरन, आप तो पढ़ चुके हो 6 क्लास में एनसीईआरटी में, कि जब ये कोर्ट में उसके आता है तो तारीफों के पुल बांधता है उसके। और इसने हमें चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में बताया। पता है क्या बताता है? इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। कहता है कि 2 रातों से ज़्यादा राजा एक कमरे में नहीं सोता था। मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कमेंट कर रहा है पूरा। अपने साथ फीमेल गार्ड्स रखता था। जब भी कहीं जा रहा है तो मान लो पालकियां निकल रही हैं उसकी या कुछ भी निकल रही हैं, तो अपने साथ पेड़ रखता था। उस पेड़ पे इसकी फेवरेट चिड़िया बैठी होती थी। समझ रहे हो? पूरा का पूरा पेड़ जा रहा है उसके साथ उसका, जिसपे चिड़िया बैठी रहती थी, कि चिड़ियों को कैद करके लेकर नहीं जाया जाएगा, उनको अनडिस्टर्ब करते हुए, डिस्टर्ब ना करते हुए, अनडिस्टर्बेंस के मोड पर पूरा पेड़ ही पेड़ ले चलो, और उसके साथ साथ उस पर चिड़िया जो इनकी बैठी हुई है वो उसको भी ले चलो। और याद है वो जब भी एंट्री करता था तो ढोल नगाड़े बजते थे, और बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरीज पहनता था, ये सब। काफ़ी हम्बल था, ज्ञानी था। ये सब बातें हमें मतलब मेगास्थनीज जो है वो बताता है। तो दिस बुक हैज नॉट सर्वाइव्ड, बट इट्स फ्रेगमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन लेटर ग्रीक एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ डियोडोरस, हु वाज द हिस्टोरियन, जो कि अलेक्जेंडर के इंडिया कैंपिंग को डिस्क्राइब करता है, और जनरल डिस्क्रिप्शन हमें इंडिया के बारे में देता है डियोडोरस। उसके बाद स्ट्रैबो, जो कि एक जोग्राफर था, हु डील्स विद जोग्राफी ऑफ इंडियन पर्शिया। प्लिनी, रोमन स्कॉलर हु cites Megasthenes' observations. Arrian, statesman and soldier who provides us with an account of Alexander's camping and also of Admiral Nearchus' voyage back to Babylon. तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ रहे हो, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा ज़रूर लिखी गई है, लेकिन वो पूरी बुक हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके पार्ट्स तितर बितर होकर जो है वो फैल रखे हैं, और हमें वो और ग्रीक हिस्टोरियंस के वर्क में देखने को मिलते हैं, उसके साथ संगम मिलाकर तब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें इंडिका की मिलती है। समझ रहे हो? मेगास्थनीज प्लस डियोडोरस प्लस टैबो प्लस प्लिनी प्लस एरियन प्लस एडमिरल नियरचस, यहां पर अगर आप इसको कंपाइल करो तब जाकर एक बुक हमारे पास बनती है प्रॉपर तरीके से। उसके अंदर सारा टेक्स्ट हमारे पास रेडी होता है इंडिका। तो इंडिका डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट टर्म्स ऑफ इट साइज एंड शेप, कि इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री है, बाउंड बाय ओशन ऑन द सर्दर्न एंड द ईस्टर्न साइड। सॉइल, क्लाइमेट, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स. It contains lengthy description of elephants, horses, monkeys, as it appears that Greeks were especially captivated by Indian animals. मतलब इतने सारे एनिमल्स वगैरह को देखकर, और ये देखकर कि राजा महाराजा अपने साथ इनको रखते हैं, फीड करते हैं, वो इस चीज़ को देखकर, इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर और राजा के इस रवैये को देखकर कि उसका काम सिर्फ रूल करने का, मार काट करने का नहीं है, और भी चीज़ों का वो ध्यान रखता है, और भी चीज़ों के शौक हैं यहाँ पर राजाओं के। और चंद्रगुप्त मौर्य के इस एटीट्यूड को देखकर वो एक तरीके से दीवाना हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो प्रोड्यूस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात हो रही है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लेजेंड एंड फॉकलोर, मतलब कुछ प्रचलित बातें। तो ग्रीक्स रेफर टू इंडियंस वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड एड्रेस्ड हिम एज डियोनाइसस एंड हेराकल्स या फिर हरक्यूलिस। तो ये चीज याद रखना,
डियोनाइसस या फिर हेरेकल्स या फिर हरकुलिस, किसको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को। किसके द्वारा? ग्रीक से द्वारा। दे पोर्ट्रेड इंडियंस एट इंडियन, क्या कह रहे हो श्रेया? कुछ कह रहे हो श्रेया? हाँ, दे पोर्ट्रेड इंडियंस एज ऑनेस्ट, यहाँ पर चोरी चकारी बिल्कुल रेयर थी, एंड हैविंग ग्रेट कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यूज। मेगास्थनीज वॉज ऑल्सो ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय कंटेंटमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन पीपल। वो देखने को, मतलब यहाँ पर जब वो आता है वो ये देखता है कि हाँ यार इंडियंस जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं, मोर और लेस दे आर सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। अब वो क्या कहता है? अकाल कभी भारत में आया नहीं, एंड देयर हैज and that there has never been a general scarcity in supply of nourishing food, and even in times of war Indians would never ravage the cultivated soil as was done by other nations, but would fight their battles away from agricultural fields, allowing the tillers of the soil to carry on cultivation even when the battles were raging। अब श्रेय यही वाली लाइन तो हमारे लिए एक आंसर का सोर्स बनती है कि 3 बैटल पानीपत में लड़े गए, लेकिन पानीपत ही क्यों? नहीं है इतनी सी एक्सप्लेनेशन बताना जरा हमारे लिए उस क्वेश्चन का आंसर। कह रहे कल्टीवेटेड सॉइल को मतलब छेड़ते भी नहीं थे, कि मतलब जो टेलर्स हैं सॉइल के, मतलब जो कल्टीवेटर्स हैं वो अपनी खेती बाड़ी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि जब खेती बाड़ी नहीं रहेगी तो जीतने के बाद जीता हुआ भी व्यक्ति कौन रहेगा जब खाना पीना ही नहीं रहेगा प्रजा के लिए? तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं बनती कि पानीपत की भूमि मतलब सूखी भूमि, बंजर भूमि, तो इसलिए वहां युद्ध लड़ना ज्यादा बढ़िया है। तो दोनों पार्टीज युद्ध भी मतलब काफ़ी दूर से लड़ती। तो यानी कि जो पानीपत की जो प्रक्रिया या परंपरा जो थी वो एक बोरोड लेगेसी थी। वो अलग बात है कि बाहर से जो लोग आए थे उनको क्या लेना देना इंडिया से, लेकिन उनको अपनी प्रजा से या फिर अपने एटलीस्ट खाने पीने से तो लेना देना है ना। खेती नहीं रहेंगे, कर लो रूल, क्या खाओगे? मिट्टी खाओगे बैठ के। उसके बाद मेजर फॉल्ट्स ऑफ मेगास्थनीज वर्क पर मिस्टेक्स एंड डिटेल्स, an uncritical acceptance of Indian folklore, and a tendency to idolize Indian culture by the standards of Greek philosophy। खुद के कल्चर में कभी ऐसा देखा नहीं। महान महान बातें जो भी होती थी ना, तो मेगास्थनीज सारी बातों पर यकीन कर लेता था और उसने वो सारी बातें लिख दी। अब राजा की तारीफ तो हर कोई करेगा ही ना। मेगास्थनीज ने मान लो 10 लोगों से पूछा, हाँ भाई कैसे हैं तुम्हारे राजा, वो बुरा बोलेंगे? उनको नहीं लगेगा कि पता चला कोई क्या गुप्तचर ना भेजा और राजा ने हमें दंड ना दे दिया जाए? कौन बुराई करेगा इससे? और फिर जब राजा को भगवान मानने लग जाता है तो लोग एक की 10 बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। ये सारी बातों पर यकीन कर लेता था कि रणभूमि में ठकुरैन, रणभूमि में चंद्रगुप्त मौर्य जो हवा में उड़ उड़ कर लोगों को मारते हैं। ये कहता हाँ भाई होगा ऐसा। वो तो उनकी पर्सनैलिटी में देखता है चंद्रगुप्त मौर्य की। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है, कितना इंप्रेस मतलब। तो फॉर इंस्टेंस मेगास्थनीज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीरोडोटस क्लासिफिकेशन। हीरोडोटस कौन था? फादर ऑफ हिस्ट्री। ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस बेस्ड ऑन प्रोफेशनल क्राइटेरिया, मेंशन्ड एग्जिस्टेंस ऑफ 7 कास्ट इन इंडिया। इसने मतलब ये बोल दिया जबकि ऐसी कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं था इंडिया के अंदर, है ना। 7 कास्ट सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर? 7 कास्ट कहाँ एग्जिस्ट करती हैं बताओ? और कास्ट भी किसको कह रहा है? देखो कह रहा है फिलोसफर्स हेल्ड इन हाई स्टीम एंड कंसिस्टिंग ऑफ ब्राह्मण्स एंड शमन्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, हंटर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स एंड किंग्स काउंसलर्स। मतलब ओवरसियर्स मतलब जो रखवाली करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की। अब ये जो डिवीजन थी, it was according to the professional pursuits of different sections of the society, and it was rather contrary to the traditional fold division of the caste system जो कि हमारे देश में प्रेवलेंट थी। क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि वैदिक लिटरेचर जो है, ये लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी, ये तो जा चुके हैं ना आगे, राइट? मतलब ये टाइम तो आगे ही है ना उससे। तो मेगास्थनीज did identify 2 of the most important aspect of Indian caste system, एक endogamy and hereditary occupation। What is endogamy?
एंडोगेमी क्या होता है? भूल गए? कस्टम ऑफ मैरिंग ओनली विद इन द लिमिट्स ऑफ अ लोकल कम्युनिटी, क्लैन और ट्राइब, ठीक है। और एंडोगेमस मैरिज कैसे होती है? विद इन वंस ओन ग्रुप, जब आप शादी करते हो। वो जो आप कह रहे हो ना, वो मोनोगेमस नेचर होता है, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजैनी, ठीक है। अब देखो, एंडोगेमी मतलब अंदर, ठीक है। तो व्हेन मैरिज टू एन आउटसाइड ग्रुप इज मैंडेटेड, इट इज रेफर टू एज एक्सोगेमी। अब वंस ओन ग्रुप का मतलब क्या है? विद इन द लिमिट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, क्लैन और ट्राइब। हम लोग नहीं कहते थे श्रेया कि अपने ही गोत्रों में शादी करो, है ना, और ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से ही शादी करना, हिंदू में ही शादी करना, ये वाली जो बातें होती है ना, ये होती है एंडोगेमी। स्ट्रैबो also wrongly states as that Indians were ignorant of writing and smelting and never drank wine except at sacrifices. ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो इवन विद दीज फॉल्ट्स, Megasthenes Indica along with Kautilya's Arthashastra, it provides valuable insight on one of the most powerful and prominent dynasties of that time, the Mauryan dynasty. ठीक है, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।